हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की, उनके बिगड़े बोल की, और चुनाव में अब एक दिन और, कल होगा चुनाव। तो साथियों, कल चुनाव समाप्त हो जाएंगे। कल पूर्ण हो जाएगा मतदान। 4 तारीख को गणनाएं होगी। किसकी सरकार बनती है और किसकी बिगड़ती है वो एक अलग बात है, लेकिन प्रतिद्वंदी को दुश्मन मानना लोकतंत्र में बिल्कुल ही अलोकतांत्रिक कदम है। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से प्रचार किया है, वो हमें लगता है कि पूरे विपक्ष को वो दुश्मन मान रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले ही पंजाब में प्रचार करते हुए कहा कि मेरे को वो मत करो, नहीं तो मैं 7 पीढ़ियों का कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। एक बात तो यह है कि वो अभी तक छुपा के क्यों रखे हुए हैं। वो 7 पीढ़ी का खोले, 10 पीढ़ी का खोले, 50 पीढ़ी का खोलें, जितना भी उनको मालूम है वो सब खोल दें। जब से लोकतंत्र है या जब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई है, तब से ही वो जिन ने भी जो गोलमाल किए हैं, सबके कच्चे चिट्ठे खोल दे। आरएसएस के खोल दे, मोहन भागवत के खोल दे, सावरकर की खोल दे, जो पेंशन लेकर के अपना काम चलाते थे। जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, उनके चिट्ठे खोले ना, कौन मना कर रहा। लेकिन इस तरह की धमकी देना क्या मतलब है। और धमकियों से आप देश को चलाना चाहते हैं, डरा के लोगों को आप देश को चलाना चाहते हैं, ये कहाँ का लोकतंत्र। और लोकतंत्र में ये कैसे संभव है कि आप लोगों को डराएं, धमकाएं और वोट मांगें। लोकतंत्र है, चुनाव होते हैं, हार जीत होती है। हो सकता है आप हार जाएं, हो सकता है आप जीत जाएं, आपकी पार्टी जीत जाए, आप सरकार बना लें, लेकिन आप हार भी जाएं तो क्या है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इस चुनाव के 2-3 महीनों के प्रचार में चुनाव की घोषणा के पहले से ही उन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया था, और तब से ही लगातार धमकियां दे रहे हैं। जेल भेज दूंगा, मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और जो उनके बगलगीर हो जाते हैं, जो उनके पार्टी के मेंबर हो जाते हैं, उनको चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे कदाचारी हो, कुछ भी हो, उसको मंत्री पद दे देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। राणे और सिंधे और पवार और ये सारे बड़े एग्जाम्पल हैं। और आप एक तरफ चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये समझ के बाहर है। इससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों, ये तो एक बात चुनाव की हुई, और फिर अब 4 तारीख बाद कितना खरीद फरोख्त होगी, खोके चलेंगे। और क्योंकि पैसा तो खूब है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से खूब कमाया है पैसा, लूट के कमाया है, बाएं मरोड़ के पैसा लिया है लोगों से, यही जेल का डर बता करके, जेल में डाल करके पैसा लिया है, तो पैसा तो खूब है। और एक बात और है कि इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, स्वयं पार्टी ने, मतलब सरकार को अलग भी छोड़ दें तो भी, जो पूरे देश के कई 400-450 जिलों में अपने 5 स्टार होटल जैसे ऑफिस बनाए हैं, वो पैसा कहाँ से आया। सरकार जवाब दे इस बात का। लोग तो कहते हैं कि ये जो सारा पैसा काला धन था और
नोटबंदी जब हुई तब ये बटोरा गया पैसा, और उसी पैसे को जो है इन्होंने ज़मीनें खरीदने में और होटल मतलब होटल नुमा ऑफिस बनाने में खर्च किया है। तो वो पैसों का हिसाब देना चाहिए ना भाई, कहाँ से आया पैसा, ऑडिट क्यों नहीं करवाते हो? तो ये सारी बातें, लेकिन कोई नरेंद्र मोदी और शाह या नड्डा या और कोई इस बात को सुनेगा थोड़ी, कोई कहेगा नहीं। चाहे आप कितना ही प्रयास करें, वो कुछ भी जनता के पक्ष में कुछ बोलने वाले नहीं है। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, और जो कुछ हुआ वो ये गिनाते भी हैं। तो ये तो बिल्कुल ही समझ के बाहर चीज़ें हैं। जब 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर आप कैसे इस स्थिति में आ गए? और महात्मा गांधी के बारे में जो ये कहा गया कि महात्मा गांधी पे फिल्म बनी, उसके बाद महात्मा गांधी को लोग जानने लगे, पहले कोई जानता ही नहीं था। ये कितना बचकाना बयान है, मतलब मैं इसको मूर्खतापूर्ण बयान कहूँगा। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हैं और सम्मानीय हैं, ये बात सही है, लेकिन ये बयान पूरा अविवेकपूर्ण बयान है। महात्मा गांधी वो शख्स थे जो 1931 में, शायद नरेंद्र मोदी का जन्म भी नहीं हुआ, उस समय लोग उनसे इंग्लैंड में समय लेकर मिलने आते थे। अगर न जानते होते तो क्यों मान आते, और ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े लोग। और लंदन के अखबार वाले जो है उस अर्धनग्न गांधी की तस्वीरें खींच करके अपने अखबारों में, अपने पर्चों में छापी है। तो गांधी जी एक गोलमेज सम्मेलन में पहुंचे थे इंग्लैंड 1931 में। सरकार उनकी मेज़बानी करने को तैयार थी, वहाँ की सरकार, चर्चिल की सरकार उनको जो है वेलकम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी को वहाँ ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से मिलने का प्रोटोकॉल समझाया गया। 3 पीस सूट, टाई, हैट और चमकदार जूते, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, ब्रश करके जाना है, बाल संवार कर आना है और ज़ोर से बात नहीं करना है, पलट कर किसी बात का जवाब नहीं देना है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें गांधी जी को समझाई जा रही थी कि राजा से कैसे बात करेंगे। और इंग्लैंड का राजा मतलब 3/4 दुनिया पर राज करने वाला, 75% दुनिया पर राज करने वाला राजा था, और उसके राज में कभी सूरज नहीं अस्त होता था। ऐसे राजा के पास जब गांधी गया तो गांधी तो अपने एक धोती और उसी में चला गया, घुटनों तक की धोती, और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उन लोगों का जो ये बता रहे थे कि ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ये करना है, वो करना है। बर्मिंघम पैलेस पहुँचे, राजशाही अमला परेशान, राजा के ओएसडी भागा भागा जॉर्ज पंचम के पास गया और बोला गांधी तो नंगा आया है, अंदर लाऊं। उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर राजा की हिम्मत नहीं हुई कि गांधी जी को मना कर दे। ये था गांधी। और जॉर्ज पंचम ने कहा बुलाओ। गांधी जी गए और जॉर्ज पंचम के सामने बैठ गए। जॉर्ज पंचम ने कहा मिस्टर गांधी,
आपके कपड़े कहाँ हैं? गांधी जी ने जवाब दिया, मिस्टर जॉर्ज, मेरे सारे हिंदुस्तानियों के कपड़े तो आपने छीन लिए हैं। जॉर्ज पंचम गांधी जी का चेहरा देखते रह गए। बाहर प्रतीक्षा करते पत्रकारों ने पूछा कि क्या सम्राट ने आपके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा? अपनी खिली हुई हंसी के साथ गांधी जी ने कहा, कपड़ों के बारे में वे क्या कहते हैं? हम दोनों के कपड़े तो उन्होंने अकेले ही पहने हुए थे। इसके बाद गांधी जी ने लंदन में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा, इंग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बनाता है, फिर उसे खपाने के लिए दुनिया के बाज़ारों में भेजता है, बाज़ार ढूंढता है। इसमें लूट और डकैती कहता हूँ। आज लुटेरा और डकैत इंग्लैंड पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए अगर मैं इंग्लैंड वेशभूषा का इस्तेमाल शुरू कर दूँ तो भारत में ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े तैयार करने होंगे, और इतने बड़े भारत को अपना बाज़ार खोजने और अपना माल खपाने के लिए संसार ही नहीं, दूसरे जहां पर बाज़ार ढूंढना होगा। इंग्लैंड की जनता पर गांधी जी ने अपनी गहरी छाप डाली। औद्योगिक अशांति, बेरोजगारी, गहरा सामाजिक अन्याय और अधिभौतिकवाद के शिकंजे में जकड़ी इंग्लैंड की जनता को सूती चादर ओढ़े और आधी धोती पहने हुए पुरुष के इस शांति दूत में प्रेम का संदेश देते ईसा मसीह दिखे। अगर गांधी जी का मजाक उड़ाने वाले दुनिया भर के समाचार पत्रों के संपादक मोरियल लेस्टर के घर गांधी जी के इंटरव्यू लेने लाइन में लगे गए। गांधी जी ने किंग जॉर्ज पंचम पर हमला करते हुए कहा, कुछ लोगों को मेरा ये पहनावा अच्छा नहीं लगता, फिर मेरी वेशभूषा का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं इसे क्यों पहनता हूँ। मैंने इस वेशभूषा को सच्चे सोच समझकर पहना है। मेरे जीवन में जो परिवर्तन लगातार होते गए हैं, उनके साथ पोशाक में भी परिवर्तन हो गए हैं। गांधी जी पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। 1929 में जन्मे अमेरिका की गांधी कहे गए मार्टिन लूथर किंग, 1918 में जन्मे दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे गए नेल्सन मंडेला जीवन भर गांधी जी को अपना आदर्श मानते रहे। गांधी जी की हत्या के बाद उनके सम्मान में पूरी दुनिया में उनकी प्रतिमाएं चौराहे पर लगने लगी। लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों में उनकी प्रतिमाएं और स्मारक बने हुए हैं गांधी जी के। शायद नरेंद्र मोदी और कंगना रनौत को ये बात मालूम नहीं होगी कि महात्मा गांधी को किसी फिल्म की या किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सक्षम हैं। उनका कार्य, उनका रहन सहन, उनका आदर्श, उनके सिद्धांत इस देश में ही नहीं विश्व में जाने जाते हैं, माने जाते हैं, और इसी के लिए गांधी गांधी है। आपको एक किस्सा और सुना के फिर इसको ख़त्म करूँगा। चार्ली चैपलिन जो बहुत मशहूर एक्टर हुए हैं, आप जानते ही हैं, और जब इंग्लैंड गए थे महात्मा गांधी तो चार्ली चैपलिन उनसे मिलना चाहते थे। गांधी जी से समय मांगा, गांधी जी ने समय नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा एक्टर्स वेक्टर्स से मिलने का मेरे पास समय नहीं है, मैं दूसरे काम से आया हूँ यहाँ पर। गोल्फ मैच अटेंड करके लंदन में बापू लंकाशायर जाना चाहते थे। लेकिन किसी ने बापू को समझाया कि चार्ली चैपलिन बहुत अच्छा इंसान है और वो आपकी तरह ही सोचता है, उसके विचार भी मतलब किसी सेलिब्रिटी के जैसे विचार नहीं है। और लेकिन वो लंकाशायर जाकर के मज़दूरों से मिलना चाहते थे। उसको फिर उन्होंने कार्यक्रम मतलब उनको चैपलिन को समय दिया। चैपलिन अपने घर से उनको घर मिलने के लिए पैदल गए, आप समझिए। द
मोस्ट एक्सीलेंट एंड ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उर्फ चार्ली चैपलिन। अपॉइंटमेंट लेकर अपने पैरों पे चलकर उस फकीर से जिसे 1928 में पिक्चर रिलीज़ होने के पहले कोई जानता नहीं था, 1982 में उससे मिलने गए। अपनी ऑटोबायोग्राफी में वे याद करते हैं, ईस्ट इंडिया डाक रोड में स्लम एरिया का वह घर जहाँ गांधी ठहरे थे, और गांधी जी से मिलने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ते समय अपनी नर्वसनेस वे गांधी से मिलकर क्या कहेंगे। एक्टर थे तो मन ही मन अपनी ओपनिंग लाइनें दोहरा रहे थे कि गांधी मैं आपके देश और आपके लोगों की आज़ादी का समर्थक हूँ। मुलाकात अच्छी हुई। ऑटोबायोग्राफी से चार्ली लिखते हैं, चरखे को देखकर मैंने पूछ ही लिया कि गांधी मैं आपके सारे विचारों से सहमत हूँ, लेकिन आप मशीनों के विरोध क्यों करते हैं। गांधी बोले, चरखा चलाने का मतलब सारी तकनीक का विरोध नहीं है, उससे जुड़े आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का विरोध है, शोषण की व्यवस्था का विरोध है, गरीबी से समेटकर चंद जेबें भरने का विरोध है। इंग्लैंड ने भारत के सारे उद्योग नष्ट कर यहाँ मशीनों से प्रोडक्शन शुरू किया ताकि यहाँ माल बनाकर भारतीयों को बेच सके, वहाँ का धन यहाँ लाया जा सके। हम मशीनों से बने कपड़े का नहीं, वो शोषण के फलसफे का विरोध करते हैं। इसलिए चरखे से भारतीय खुद कपड़ा बनाएं, खुद उत्पादन करें और पहने। चरखा चलाकर इसका संकेत देता हूँ। बातचीत के बाद दोनों के साथ प्रार्थना की, गांधी जी ने अपने तरीके से और चार्ली चैपलिन ने अपने तरीके से, फिर साथ भोजन किया। ऑटोबायोग्राफी में चार्ली चैपलिन लिखते हैं, मोस्ट ब्रिलियंट मैन ही एवर मेट। गांधी जी के बारे में ये लिखा है, मोस्ट ब्रिलियंट मैन ही एवर मेट, और वन ऑफ मोस्ट गॉड लाइक एज वेल, लिखकर गांधी से मुलाकात के अध्याय को समाप्त किया। प्रेस और इंडिया में 45 बैक्टन रोड के दोनों फ्लोर पैक थे। हजारों लंदनवासी सड़क पर इकट्ठे थे गांधी और चार्ली की मुलाकात का गवाह बनने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि 1982 में फिल्म बनी, उसके बाद गांधी को लोग जानने लगे, वो इस बात को फिर से सुन लें। प्रेस और मीडिया में से 45 बैक्टन रोड के दोनों फ्लोर पैक थे। हजारों लंदनवासी सड़क पर इकट्ठे थे गांधी और चार्ली की मुलाकात का गवाह बनने के लिए। वो 2 सितंबर 1931 की शाम थी, और 2024 की भी एक शाम है जब यूडी पैक और 500 रुपये देकर ट्रैक्टरों से भीड़ इकट्ठा करवाने वाला नशेड़ी जोकर गांधी की गुमनामी पर दया बरसा रहा है। चैपलिन शांति का, अहिंसा का, प्रेम सहचर्य की बात करते हैं। जब गरिमा और मानवता की लालच, नफरत, अहंकार मशीनों से ज़्यादा ज़रूरी बताते हैं तो उनकी बात में गांधी से मुलाकात की छाप दिखती है। और चैपलिन की ज़बान से जब गांधी बोलते दिखाई देते हैं तब आपका और मेरा हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व से दोगुना हो जाता है। ये है महात्मा गांधी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों को फॉरवर्ड करें और मित्रों को भेजें। धन्यवाद।